चलो ओके यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। हेडिंग लिखेंगे वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। अब ध्यान दो, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके किसी एक हायर एनर्जी लेवल N2 से N1 में आ सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो व्हाट इज द एनर्जी गैप? E2 माइनस E1, एंड E2 माइनस E1 का एक फॉर्मूला बनाया था विच इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, एंड जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है इट लूजेस इलेक्ट्रॉन लूजेस सम एनर्जी, इट लूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, फोटोन, बराबर। एंड ये फोटोन की कुछ वेवलेंथ रहने वाली है, समझ में आ रहा है? तो इस फोटोन की वेवलेंथ या फिर वेव नंबर निकालना है, फॉलोड, ओके। इस फोटोन की एनर्जी कितनी रहेगी? डेल्टा ई, एंड इस डेल्टा ई को अगर मुझे वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ? hc बाय लैम्बडा। तो हम लोगों ने देखो भाई फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला पहले से डिराइव करके रखा है विच इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, बराबर। अब इस एनर्जी के फॉर्मूला को मुझे कन्वर्ट करना है वेवलेंथ में, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ? hc बाय लैम्बडा। सो दिस डेल्टा ई विल करस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ, फॉलोड। तो डेल्टा ई कैन बी रिटन एज hc बाय लैम्बडा। ये चाहिए तो डायग्राम यहां पे साइड में बना के रखना ताकि याद रहे कि क्या किया था, क्या एक्सप्लेनेशन था। तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट hc बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, फॉलोड। अब मुझे क्या निकालना है? लैम्बडा निकालना है या फिर वेव नंबर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर? 1 बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा बार वेव नंबर इज नथिंग बट 1 बाय लैम्बडा। तो 1 बाय लैम्बडा के लिए फॉर्मूला रीअरेंज करो, क्या बनेगा बताओ भाई? 13.6 वहां पे मत देखो, यहाँ पे इस फॉर्मूला को 1 बाय लैम्बडा के लिए रीअरेंज करो, क्या बनेगा? 13.6 अपॉन hc इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, फॉलोड। अब ध्यान दो, यहाँ पे अगर देखोगे बहुत अच्छे से तो बहुत सारे कांस्टेंट्स है, जैसे कि 13.6 कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है h एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज में पुट कर दूं तो 13.6 अपॉन hc, ठीक है। ये एक पूरा कांस्टेंट को नया कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग RH, समझे? RH को बोला जाता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। 2-3 कांस्टेंट मिक्स करके नया कांस्टेंट बना दिया RH, एंड इसकी वैल्यू रहती है एग्जाम में दी रहती है 1.0978 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। क्यों? बिकॉज वेवलेंथ का यूनिट क्या रहता है? मीटर। ये 1 अपॉन वेवलेंथ है तो मीटर इनवर्स यूनिट, समझ में आ रहा है? ओके। इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं? 1.09 को राउंड ऑफ करके क्या लिखा जा सकता है? 1.1। तो विच कैन बी राउंडेड ऑफ टू 1.1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, एंड ये कांस्टेंट का नाम रहता है RH, इज कॉल्ड एज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसमें कोई दिक्कत? ओके। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 बाय लैम्बडा विच इज व्हाट? लैम्बडा बार विच इज नथिंग बट 1 बाय लैम्बडा विच इज इक्वल टू RH 13.6 अपॉन hc को RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, फॉलोड। ये फैन ऑफ कर दो, AC ऑन है, कूलिंग हो जाएगी थोड़ी देर में। ये समझे? जल्दी लिखो इसको, फिर इस फॉर्मूला का यूज देखेंगे। हाँ, बाय द वे रिडबर्ग करके एक साइंटिस्ट थे,
इन्होंने बोर्स थियरी के पहले ये फॉर्मूला दिया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिया, उसको ऑब्जर्व किया एंड उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये फॉर्मूला उन्होंने बोर्स थियरी के पहले दिया हुआ था, ठीक है। अब देखो लास्ट टाइम, वापस एक बार थोड़ी सी रिवीजन दे रहा हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ी थी। सबसे पहले आती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जंप कर रहा था, देख के बताओ। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जंप करता है? अरे नोट्स रेफर करो ना, इसलिए डायग्राम ये लाइन नहीं बनाई थी ना, बता। अब जिन लोगों के ग्राफ प्रेजेंट है, लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप मार रहा था? फर्स्ट में, ठीक है। तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन आता है n1 = 1 में, एंड कहां से जंप मारेगा? ऊपर वाले से मारेगा, मतलब 2 3 4 इंफिनिटी, इंफिनिटी तक कुछ भी। बाद में लाइमन के बाद कौन सी सीरीज थी? बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से जंप मारता है? सेकंड में जंप मारता है, यस। n1 = 2, यहां पे ये सेकंड में जंप करेगा, समझ में आ रहा है? एंड कहां से करेगा? उसके ऊपर से, मतलब 3 4 5 इंफिनिटी। नेक्स्ट, बाल्मर के बाद कौन सी सीरीज थी? पैशन सीरीज में कहां से जंप करता है? कहां पे जंप करता है? 3 में जंप करता है, एंड कहां से जंप करेगा? उसके ऊपर से 4 5 6 टिल इंफिनिटी। नेक्स्ट, पैशन के बाद ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट में कहां से जंप करता है? यहां पे ब्रैकेट सीरीज n4, n1 4 रहेगा, एंड n2 5 6 7 इंफिनिटी। फिर बाद में ब्रैकेट के बाद आता है फुल सीरीज। फुल सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है n1 = 5, एंड n2 हायर शेल 6 7 इंफिनिटी। एंड लास्ट बात है नहीं, हम्फ्रे सीरीज। हम्फ्रे सीरीज में इलेक्ट्रॉन n1 = 6 से n2 7 8 एंड इंफिनिटी, ठीक है। बस वो स्पेलिंग लास्ट टाइम लिखना चाहिए था, अभी नहीं। अब तो पहले क्यों नहीं बोला? बक तुम तो थे। हाँ तुम, ओके तुम भी एब्सेंट थे, तो नाम लिखने का टाइम भी क्यों नहीं बोला? नहीं, होमवर्क तो सिर्फ होमवर्क था ही नहीं, मतलब वो क्लास वर्क ही कंप्लीट करने बोला था, तो अभी हो गया, बट अभी तुम लोग फंस गए। नेक्स्ट टाइम याद रखना। अब अब यहाँ पे है, तो लाइमन सीरीज में कौन सी वेवलेंथ रिलीज होती है? चेक करो नोट्स में, समझेगा क्या पूछ रहा हूँ। यूवी रेज रिलीज होते हैं, लिखा है क्या बे? हट, ओके। अब यहाँ पे यूवी रेज रिलीज होते हैं, बाल्मर में विजिबल रेज रिलीज होते हैं, एंड इसके नीचे वाले सब में आईआर रेज रिलीज होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। लास्ट लेक्चर जो डायग्राम बनाई थी, ऑब्वियसली तुम लोगों को डायग्राम बनाने पूछेंगे नहीं कोई, बट ये इतना मेन है उसमें जो तुम लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। अब बोलो ले सकते, अरे इंफिनिटी तक सारे नंबर्स, वो मुझे कंटाला आ रहा है लिखने बार बार। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे लाइमन सीरीज। चलो लाइमन सीरीज ध्यान दो। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से जंप, कहां पर जंप करता है? n1 = 1, एंड कहां से जंप करता है? तो 2 3 4 ऑल हायर शेल्स, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, डॉट डॉट इंफिनिटी, बातें मत। n = 1 2 3 4 एंड दिस वन इज इंफिनिटी। चलते हैं, वो 3 के बाद 9 नहीं आता ना, बट अब तो ध्यान दो भाई, मुझे बताओ, अगर तुम लोगों को बोला व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन कहां से कहां पे जंप होगा? तो 1 में जंप होने वाला है, कहां से फर्स्ट लाइन आएगी? 2 से, समझे? तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज
बता रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं है, आराम से पढ़ा रहा हूँ। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन में हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप करेगा? फर्स्ट में जंप करेगा। एंड फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट के ऊपर वाला, सेकंड से फर्स्ट में आएगा, तो इसे बोलने का फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में आया तो इसको कौन सी लाइन बोलेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन 4 से फर्स्ट में आया तो इसको क्या बोलेंगे? एंड अगर इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से फर्स्ट में आया तो इसे कौन सी लाइन बोलेंगे? हाँ करेक्ट, किसी ने तो बोला, कौन सी लाइन बोलेंगे? लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, एकदम आखिरी है ना भाई ये पहले क्वेश्चन में क्या आएगा समझ में आ रहा है? फाइंड वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो पहले थर्ड लाइन क्या रहता है वो समझ में आना चाहिए, उसके लिए तुम लोगों को N1 पता रहना चाहिए। ध्यान से वापस एक बार सब जने यहाँ पे ध्यान देंगे। लाइमन में N1 फिक्स्ड है, N1 क्या है लाइमन में? 1, समझे? लाइमन में इलेक्ट्रॉन हमेशा फर्स्ट शेल में आएगा। अगर थर्ड लाइन पूछी तो 1 + 3 करो, 1 + 3 4, तो थर्ड लाइन आएगी, समझे? अगर लाइमन में फिफ्थ लाइन पूछी तो N1 हमेशा लाइमन में क्या रहेगा? 1, एंड N2 क्या हो जाएगा फिफ्थ लाइन के लिए? 6। बाल्मर में अगर तुम लोगों को अभी अच्छे से सुनना, बाल्मर में N1 क्या है? फिक्स्ड है, कितना है? 2। बाल्मर में अगर फोर्थ लाइन पूछी तो N2 क्या होगा? 6। 2 + 4 6। पार्शियल में अगर थर्ड लाइन पूछी तो 6, N1 3, 3 + 3 6, इंटू नहीं रहे। या फिर ब्रैकेट की अगर सेकेंड लाइन पूछी 6, समझा? पक्का? तो जो भी लाइन है वो N1 प्लस करना है, तो तुम लोगों को वहां से वहां पे ट्रांजिशन कर रहे हैं, ये समझ में आएगा। क्वेश्चन समझा कैसे आएंगे? ओके, इसमें कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। पहला वाला मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, दूसरा वाला तुम लोग करना। क्वेश्चन इज फाइंड वेवलेंथ एंड वेव नंबर of first and last line of Lyman series in hydrogen atom। चलो भाई, पहले फर्स्ट लाइन के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, मेरे साथ लिखते रहना। फर्स्ट लाइन बताओ लाइमन में, हाँ अब लाइमन में इलेक्ट्रॉन N1 में कौन से आता है? लाइमन के लिए N1 की वैल्यू N1 फिक्स्ड है सबका, लाइमन का 1, बाल्मर का 2, पार्शन का 3, ब्रैकेट का 4, फुंड का 5 एंड हम्फ्रे का 6। N1 फिक्स्ड है, N2 तुम लोगों को खुद से निकालना है, समझे? अब फर्स्ट लाइन के लिए N2 क्या होगा? तो 1 + 1 2, समझे? तो N1 N2 आ गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, एंड इसका फॉर्मूला क्या था? 1/λ, मतलब वेव नंबर विच इज नथिंग बट 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू Z² इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, समझे? ये वेव नंबर का फॉर्मूला है, वेव नंबर निकाल रहे पहले। अब RH की वैल्यू देखो जरा नोट्स में और बताओ कितनी रहती है? RH की वैल्यू 1.1 इंटू Z का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 लिख दो डायरेक्ट, इंटू 1/N1, N1 कितना है? 1/1 का स्क्वायर विच इज 1 माइनस 1/N2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर विच इज 4, समझे? अब ये कितना हो जाएगा? 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 माइनस 1/4 कितना आता है? 3/4 लिख दो डायरेक्ट, इंटू 3/4, समझे? अब इसको आगे इधर ही सॉल्व कर रहा हूं, तो ध्यान दो। हाँ बाय द वे इसका यूनिट क्या आएगा? मीटर इनवर्स, क्योंकि इधर इसका यूनिट मीटर इनवर्स था, RH का यूनिट मीटर इनवर्स में, ठीक है? अब 1.1 इंटू 3 3.3/4 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। 4 का टेबल सबको आता होगा। 3 हाउ मेनी 3, 4 हाउ मेनी 3 जीरो था, ठीक है? एंड फिर पॉइंट डाल दिया तो 33 आ गया। 4 हाउ मेनी 33 8 था, तो 8 था 32, कितना बचा? 1 बचा, तो 10 हो गया। 4 हाउ मेनी 10 2 था 8 बराबर 10 में से 8 गए, कितने बचे? 2 बचे, 2 का 20 हो गया। 4 हाउ मेनी 20 इंटू 10⁻⁷ यूनिट क्या आएगा? इधर तो कोई भी दिक्कत? पक्का?
अब तुम लोगों को ये आ गया 1/λ या फिर लैम्बडा बार, ये क्या आया लैम्बडा बार, वेव नंबर। दूसरा क्या निकालना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हाँ उल्टा करना पड़ेगा सिर्फ। तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो इसका उल्टा करूंगा, ध्यान दो बे, तुम लोगों को 33 का टेबल नहीं आता तो इसे उल्टा मत करना कि 4/33 मतलब 4/3.3। क्या कर सकते हो, 4/3 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁷। तुम लोगों को 3 का टेबल आता है, आता है। तुम लोगों को 11 का टेबल आता है, तो इजी नंबर्स रखो नीचे, मल्टीप्लाई पहले ही नहीं करोगे। समझ में आ रहा है, ये हमेशा हर सब्जेक्ट में काम आएगा, ठीक है। बताओ भाई 4/3 कितना होता है, 1.333 अपॉन 1.1 इंटू 10⁻⁷, ऊपर गया क्या बना, नेक्स्ट 11 का टेबल आता है, 11 हाउ मेनी 13, 1 पॉइंट लिख दिया, 13 में से 11 निकल गया, कितना बना, 2 बचा, 2 इन 2 प्लस ये 3, 23 बना ना बे, तो 23, 11 हाउ मेनी 23, 2 वापस 13 आ गया, 11 हाउ मेनी वापस वो 13 आया, मतलब वो रिपीटिंग रिकरिंग में आएगा, 1 2 1 2 1 2, समझे, इंटू 10⁻⁻⁷। इसका यूनिट क्या आएगा, हाँ मीटर। देखो भैया मीटर इनवर्स था, जिसका उल्टा किया तो मीटर बनेगा, तो ये बन गया मीटर। अब 10⁻⁻7 मीटर कुछ नहीं रहता, इसको 10⁻⁻9 में लेके जाओ, इसको 10⁻⁻9 मीटर चाहिए, तो क्या बनाओ, क्या लिखू यहाँ पे, वो नहीं, इधर नंबर पहले बताओ ना, 121 इंटू 10⁻⁻9 होगा, समझे। 10⁻⁻9 मीटर मीन्स हाउ मेनी नैनोमीटर्स, 1 नैनोमीटर, तो 121 नैनोमीटर। फास्ट नहीं हुआ ना, हुआ रहेगा तो भी मतलब मैथ्स है वो, थोड़ा घर पे जाके आराम से देख लेना, ठीक है। ध्यान दो, विजिबल रेंज, विजिबल लाइट 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर ऐसे बोलते हैं, पता है, सुना है, या फिर कुछ जगहों पे 360 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर ऐसे लिखा रहता है, सुना है ये। 360 के पहले इस तरफ कौन सा आता है, हाँ क्या आता है, यूवी रेडिएशन। एंड 800 के बाद क्या आता है, ये 360 के पहले की बात है, मतलब ये यूवी रीजन में आएगा कि आईआर रीजन में, यूवी रीजन में आएगा। लाइमन कौन सी वेवलेंथ रिलीज कर रहा था, यूवी, ऊपर लिखा था, समझे, पक्का। लास्ट लाइन का कैलकुलेशन अभी सब जन देखेंगे, उसके बाद तुम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लास्ट लाइन में इधर साइड में लिखूंगा तो चलेगा ना, लास्ट लाइन, चलो हेल्प करो। लास्ट लाइन के लिए n1 की वैल्यू 1, लाइमन में n1 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, n1 सबका फिक्स्ड है। लास्ट लाइन के लिए n2 की वैल्यू, हाँ लास्ट लाइन हमेशा इन्फिनिटी से आएगी, समझ में आ रहा है, तो RH सॉरी 1/λ which is nothing but lambda bar is equal to RH into z square into 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे RH की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू z का स्क्वायर कितना आएगा 1, हाइड्रोजन के लिए z 1 अपॉन सॉरी इंटू 1/1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी, पता है ना भाई इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी रहता है, ओके 1/1 1 1/इन्फिनिटी 0 1 माइनस 0 1, तो हो गया ना, सब कुछ निकल गया, ठीक है। तो लैम्बडा बार कितना आ रहा है तुम लोगों का 1.1 इंटू 10⁻⁷ यूनिट, समझे। एंड अभी अगर इसका मुझे लैम्बडा निकालना है तो इसको उल्टा करना पड़ता है, तो 1/1.1 इंटू 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो -7, एंड तुम लोगों को 11 का टेबल तो आता ही है, ठीक है। तो 1/1.1 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। 11 हाउ मेनी इज 10 नहीं आएगा तो 0 सा बराबर, फिर 10 का हो गया 100, 11 हाउ मेनी इज 100 9 सा 99, समझे। फिर बाद में 1 बचा, 11 हाउ मेनी इज 10 0, वापस क्या आया 100 हुआ, 11 9 सा 99, समझे, बस हो गया, 3 डिजिट तक लेके बहुत हो गया, इंटू 10⁻⁷, पॉइंट शिफ्ट कर दो, मीटर करेक्ट, 90.9 इंटू 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर मतलब तो 90.9 नैनोमीटर। यूवी विजिबल या आईआर, यूवी 360 के पहले वाले यूवी, समझे। तो ये सब यूवी रीजन में आता है। हेडिंग लिखेंगे बाल्मर सीरीज।
ठीक है। बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप करता है? वेरी नाइस। एंड कहां से करेगा? 2 के ऊपर वाले सारे, ठीक है। अब तो वही अपना हमेशा वाला n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, सर 6 क्या, एंड इन्फिनिटी। अब मुझे बताओ तो बाल्मर में फर्स्ट लाइन कौन सी रहेगी? सेकंड मतलब कहाँ से कहाँ पे? 3 to 2, 3 से 2 में आएगा तो इसको फर्स्ट लाइन बोलेंगे बिकॉज वो 2 में आने वाले मिनिमम, तो दिस इज आवर फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन क्या होगी? 4 to 2, थर्ड लाइन 5 to 2। तो देखो नंबर ऑफ लाइन में n2 निकालना बहुत इजी हो जाता है, बाल्मर के लिए n2 to 2 ही रहेगा। थर्ड लाइन पूछा होगा तो n1 विच इज 2 प्लस 3 करो तो 5 to 2, समझे। एंड लास्ट लाइन क्या होगी? हमेशा इन्फिनिटी टू 2, ठीक है, समझे। इज फाइंड वेवलेंथ एंड वेव नंबर फॉर फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन आइटम, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू स्प्लिट करके सॉल्विंग करने वाला हूं, ठीक है। तुम लोगों को n1 n2 पता रहेगा, यहाँ पे n1 हमेशा 2 रहेगा एंड n2 जो है वो फर्स्ट लाइन के लिए 2 + 1 विच इज 3। तो बातें बनना, अभी कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे। तो इट विल बी 1.1 into 10⁻⁷ लास्ट बेंचेस 1/4 - 1/9। अब गधो यहाँ पे देखो 1.1 into 10⁻⁷ into 9 - 4 5 अपॉन 4 into 9 रखो ना बे। तुम लोगों को 36 का टेबल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो पहले 4 से डिवाइड करो एंड देन 9 से डिवाइड करो। क्यों इतने मतलब हेवी कैलकुलेशन ले रहे हो खुद से? एंड फिर बाद में 1.1 चो अपॉन 5 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो 4 हाउ मीन्स 5 1 जा, कितना बचा? 4 5 में से माइनस हो गया 1 बचा तो 10 हो गया, तो 2 8 वापस 5, समझे। अपॉन 9 into 10⁻⁷, फिर 9 से डिवाइड करो। 1.1 into 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 0 जा 1 ना, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा था, बातें बंद यहाँ पे। फिर ये 12 बन गया, 9 1 that 9, 3 बच गए 35, तो 9 4 जा अप्रॉक्स 36, 35 बचा था 4 जा, समझे। into 10⁻⁷, 1.1 से तो डिवाइड मल्टीप्लाई करने आता होगा, तो 11 4 जा 44, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 11 1 जा 11 + 4 15 एंड कितने पॉइंट्स है? 1 2 3 पॉइंट, तो ये खत्म। into 10⁻⁷ पर मीटर। ए तुम लोग जिन लोगों के कैलकुलेशन नहीं हो पा रहे हैं, कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो समझ में आ रहा है? तुम लोग मल्टीप्लाई छोटे नंबर पहले इजीली मल्टीप्लाई कर ले रहे हो एंड फिर वही नंबर बड़े होगी, फिर डिवाइड करने में डिफिकल्टी जा रही है। रादर कीप इट सिंपल, छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते जाओ, फिर बाद में फाइनली मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। नेक्स्ट बोलो क्या? फर्स्ट लाइन का ना, ये क्या आंसर है? करेक्ट है। अब नेक्स्ट, फिर बाद में जब लैम्बडा निकालना है तो लैम्बडा के लिए बातें मत करो, यहां पे देखो। अब लैम्बडा के लिए और यहां पे लैम्बडा के लिए इस नंबर को उल्टा मत करना बे, इस नंबर को उल्टा करोगे वापस सेम कहानी हो जाएगी कि 154 का टेबल थोड़ी ना आ रहा है अपने को। रादर इधर वाले नंबर को, ये इसे उल्टा कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो 4 and 9, या फिर इसको अभी 36 लिख सकता हूं, ऊपर 36 मल्टीप्लीकेशन अपॉन 1.1 into 5 into 10⁻⁷। 5 का टेबल सबको आता होगा। 5 हाउ मेनी इज 35, 7 जा पॉइंट, फिर बाद में 5 हाउ मेनी इज 10, 2 जा अपॉन 1.1 into 10⁻⁷ -7। अब यहाँ पे भी एक फालतूगिरी कर रहे हो तुम लोग, पॉइंट की गड़बड़ कर रहे हो। नहीं आता कन्वर्ट करो बे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 10, 72/11 करो तो डिवीजन तो एटलीस्ट गलत नहीं जाएगा। into 10⁻⁻⁷ एंड फिर बाद में 11 हाउ मेनी इज 72, 6 जा
कितना होता है 66, 72 में से 66 गया, कितना बचा 6 बचा, 6 एक 0 ऐड कर दिया 60 हुआ, 11 हाउ मेनी 60 5 एंड फिर बाद में कितना बचा वापस 55, 60 में से गया 5 बचा 50 में से मतलब 11 4 44 समझे, इंटू 10⁻⁻7 यूनिट आएगा मीटर, नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे 654 नैनोमीटर। लास्ट लाइन अभी घर पे जाके खुद से करते बैठो, मतलब हर एक चीज में यहाँ पे सॉल्व करते नहीं बैठ सकता, ठीक है। और एक क्वेश्चन, हाँ अब होमवर्क लिखो पहले, नेक्स्ट टाइम होमवर्क मुझे सबका चाहिए, ठीक है। 5 बार जिनको बोला है वो 5 बार वाले एंड फिर बाद में ये वाला होमवर्क, ठीक है। अब लिखो होमवर्क इज फाइंड wavelength and wave number of first line and last line for a Paschen series, B bracket series, C Fund series and D Humphrey series इन हाइड्रोजन आइटम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये बाकी के जितने भी सीरीज बचे हैं उनके लिए फर्स्ट एंड लास्ट लाइन के वेवलेंथ, वेव नंबर, सब कुछ हो गया। ओके अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड, क्वेश्चन इज फाइंड wavelength of second line of Paschen series in Li2+। जल्दी मुझे बताओ Li2+ का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। एटॉमिक नंबर इज 3 एंड पाशन सीरीज में सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे आते हैं, जंप कहां पे करते हैं? थर्ड में करते हैं। कौन सी लाइन पूछी है? तो सेकंड लाइन मतलब N2 क्या हो जाएगा? 3 + 2, समझा? करो। अब यहां पे देखो 1/λ इज इक्वल टू RH विच इज, अब सॉल्व कैसे करना है देखो भाई, 10⁻⁷ इंटू Z² विच इज 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/3 का स्क्वायर N1² विच इज 9 माइनस 1/N2² विच इज 25। सब जन बातें नहीं होगी। यहाँ पे देखो तुम लोग बड़े बड़े नंबर, 3 डिजिट का नंबर आ गया तो तुम लोगों का आंसर मतलब सॉल्व होना बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा। मैक्सिमम 2 डिजिट तक ही रखो, इजी होता है। अब 1/λ इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 9 इंटू, अब इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले 25 माइनस 9 अपॉन, इसे मल्टीप्लाई नको, हाँ मत करो, इसे 9 इंटू 25 भी रखो सो दैट ये 9 और ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, समझे। एंड अब इसको और सॉल्व करके मतलब नहीं है क्योंकि 1/λ नहीं पूछा है, लैम्बडा पूछा है ना, उल्टा कर दो। अब इसको उल्टा कर दूंगा तो आंसर आएगा 25 अपॉन 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 16। अब 16 का टेबल आता होगा सबको, तो 16 हाउ मेनी से 25 1 जा, 25 में से 16 गया, कितना बचा? 9 बचा। 16 हाउ मेनी से 90 5 जा 80, 10 बचे, 100 हो गया। 15 हाउ मेनी से 100 6 जा 96, ठीक है, इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1.1 का टेबल तो आता ही होगा, मतलब 11 का टेबल तो नहीं आता, मतलब इसको थोड़ा चेंज कर दो, 15.6 अपॉन 11 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 10, समझे। एंड अब इसको जब डिवाइड करोगे तो 11 1 जा 11 पॉइंट आ गया, कितना बचा? 46 बचा, 11 4 जा 20 बच गया, 1 इंटू 10⁻⁷ मीटर विच इज 141 नैनोमीटर। जिस किसी का 139 142 उस रेंज में आंसर आया चलता है, उतना 19-20 चलता है, उतना कुछ नहीं, ठीक है। MCQs की एग्जाम में आंसर करेक्ट ही आएगा, कोई दिक्कत इसमें, ये समझे? ओके नेक्स्ट, यहाँ पे बोर्स पोस्टुलेट्स मतलब बोर्स थियरी खत्म, ठीक है।
लिमिटेशन ऑफ बोर्स थियरी लिखो मैं, लिमिटेशन ऑफ बोर्स थियरी, लिमिटेशन ऑफ बोर्स थियरी लिखो, लिखना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेबल फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली, एप्लीकेबल फॉर a single electron system only, for a single electron system only, applicable for a single electron system only. Point number 2, could not explain de Broglie's hypothesis, ठीक है। कुड नॉट एक्सप्लेन डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, ये क्या है अभी इसके बाद पढ़ेंगे। कुड नॉट एक्सप्लेन डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। पॉइंट नंबर 3, नो एक्सप्लेनेशन फॉर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नो एक्सप्लेनेशन फॉर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये दोनों क्या है इसके बाद पढ़ने वाले, मतलब शुरू करेंगे अभी, ठीक है। अच्छा डाउट था, ओके। अब हेडिंग लिखेंगे डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस लिखो। अब डी ब्रॉगली इन्होंने अपने पीएचडी के टाइम पे, मतलब पीएचडी के थीसिस के टाइम पे एक हाइपोथेसिस दिया था, ठीक है, विच इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, लिखो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर लिख दो। अब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर्स के लिए, जब ये उन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया बाय द वे, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से, ठीक है। लाइट के दो नेचर रहते हैं, कौन से पार्टिकल एंड वेव, वैसे उन्होंने मैटर को भी दो नेचर रहेंगे ऐसे बोला। मैटर का मोस्ट कॉमन नेचर कौन सा है? ओके, वो स्टेट रहती है, फिर फेज रहती है। नेचर मतलब वही पार्टिकल एंड वेव में से मैटर कौन सा मैटर वेव रहता है? पार्टिकल। अरे दिखता है ना, समझ में आ रहा है? ऐसे कभी क्रिकेट खेलते हुए ऐसे क्रिकेट का बॉल डाला और ऐसे गया नहीं ना। तो मैटर में नेचर कौन सा रहता है? पार्टिकल। तो इन्होंने जब फर्स्ट टाइम बोला कि मैटर में वेव नेचर भी हो सकता है, लोगों को करेक्ट लगा क्या? नहीं, लोगों ने बोला बात कुछ भी। तो उन्होंने क्या बोला? बाय द वे मैटर के कौन से नेचर रहते हैं? पहला सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है? एंड दूसरा कौन सा बोला? एंड लोगों को किसमें विश्वास नहीं हो रहा था? वेव में, ठीक है। फिर बाद में एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला यार मतलब बच्चा जो भी बोल रहा है वो करेक्ट बोल रहा है ऐसा लग रहा है, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। उस साइंटिस्ट का नाम था आइंस्टाइन, ठीक है। वो हर जगह पे घुस जाता था लिटरली, ठीक है। तो हाँ मतलब ये, बट ये सब एक्चुअली करेक्ट है। ये वो इन लोगों का एरा एकदम ऐसे गोल्डन एज ऑफ फिजिक्स था साला, ठीक है। हाँ, उस टाइम तक ऐसे लोगों को लग रहा था कि हो गया, फिजिक्स में जितना ढूंढना है उतना सब कुछ ढूंढ लिया वैसे। एंड मतलब लिटरली वो कुछ बुक्स में लिखा भी है कि हो गया अभी फिजिक्स और इससे आगे और कुछ बढ़ नहीं सकता। फिर इन सालों ने क्वांटम फिजिक्स ढूंढ के निकाला, ये इनमें से एक है, मतलब डी ब्रॉगली, ठीक है। इन्होंने क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत की, ऐसे बोल सकते, इन्होंने नहीं मतलब कुछ गिने चुने लोगों ने उधर से शुरुआत की, ठीक है। आइंस्टाइन मरते मरते भी क्वांटम के ऊपर विश्वास नहीं रखता था, वो बोलता था झूठ है सब कुछ, ठीक है। बट इन्होंने बोला कि इसकी थियरी वैसे देख सकते हैं, क्यों नहीं वैसा। अब ध्यान दो, तो इन्होंने कैसे प्रूव किया, मतलब इनकी डेरिवेशन एंड ऑल तो बहुत लेंदी है, हम लोग एक सिंपल वाला फॉर्म देख रहे हैं इसका, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल निकालने के लिए आइंस्टाइन की खुद की एक इक्वेशन है बहुत फेमस, एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, सुना है ना, वेयर m इज व्हाट एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट, बराबर। तो किसी भी पार्टिकल मतलब किसी भी अगर चीज की एनर्जी डायरेक्ट किसी भी चीज का मास अगर डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करे तो कितनी एनर्जी आ रही है वो निकालने के लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल अगर लेट अस से कि मैंने 1 ग्राम प्योर एनर्जी में कन्वर्ट किया तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी बताओ भाई?
मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मास कितना है 1 ग्राम। 1 ग्राम कितना लिखूँ यहाँ पे मैं 10⁻³ kg ना, SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये याद रखना, फिजिक्स में तो हमेशा करना पड़ता है ना। इनटू c स्क्वायर, c क्या है 3 × 10⁸ का स्क्वायर, बताओ भाई बातें बंद, 10⁻³ kg इंटू 9 × 10⁻16 कितना बनता है 9 × 10⁻13 यूनिट, एनर्जी का यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल्स। ये समझे पक्का? इतने में ना मतलब 3-4 मुंबई गायब हो जाएंगे, मतलब उड़ जाएंगे, हाँ लिटरली इतनी एनर्जी रहती है। ठीक है, हम लोग बाय द वे मास को कौन से प्रोसेस में एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कौन से प्रोसेस में, ये ऐसे टाइम पास के लिए थोड़ी ना रहेगा किधर, तो हाँ न्यूक्लियर रिएक्शंस में, समझ में आ रहा है। तो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब्स गिरे थे ना, उसमें 0.5 ग्राम्स का यूरेनियम एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था, समझ में आ रहा है। वो धमाका वमाका सुना होगा तुम लोगों ने, आधे ग्राम में 2 शहर गायब हो गए थे, वैसा है। ठीक है, मुंबई थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो मुंबई के लिए थोड़ा ज्यादा लग सकता है, बट पता नहीं मुझे, मतलब हिरोशिमा नागासाकी एक्चुअली कितनी बड़े थे। ठीक है, छोटे जैसे बोलते हैं वैसा, इसमें कोई दिक्कत। तो ये मैटर की एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला है। अब ये कैसे यूज करते समझ में आ गया ना, हम लोग एक्चुअली यूज नहीं करने वाले, जस्ट एक आइडिया दे रहा था। एंड वेव्स की एनर्जी निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, विच इज hc/λ। तो एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। ये वाला फॉर्मूला मैटर के लिए है एंड ये वाला फॉर्मूला वेव्स के लिए है। एंड अगर मैटर वेव्स जैसा बिहेव करे तो इन दोनों फॉर्मूला से जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो सेम टू सेम रहनी चाहिए। तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट mc स्क्वायर इज इक्वल टू, समझे क्या कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पे है क्या, ई, अच्छा c, हाँ c एंड c स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, c बोल रहे थे ना, हाँ ओके। अब तो ये क्या बनेगा, mc इज इक्वल टू h/λ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h/mc, वेयर c इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं, लाइट के लिए। लाइट मतलब कौन से पार्टिकल, फोटोन, समझ में आ रहा है, मतलब फोटॉन्स। अगर यही फॉर्मूला मुझे मैटर के लिए यूज करना है तो मैटर कभी स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल कर सकता है क्या, नहीं। तो यहां पे हम लोगों को क्या चेंज करना पड़ेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, समझे ना, वेयर v इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ मैटर। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं मैटर के लिए। अब ध्यान से सुनो भाई, ये इन्होंने जस्ट थियरी में बोला ना, प्रूव करके दिखाया, थियरी में बोला। फिर इनको एक्चुअली मतलब हर एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट को ऐसे पूछा जाता है कि चलो ठीक है मान लिया तुम्हारा ये करेक्ट है, क्योंकि प्रूफ तो नहीं रहता, तो अगर इसको करेक्ट प्रूव करना है तो क्या कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। ओके, तो इन्होंने एक मस्त एक्सप्लेनेशन दिया था, वो मैं एक्सप्लेनेशन बताते नहीं बैठूंगा, तुम लोगों को अगले साल फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बट उन्होंने बोला हम लोग एटम्स देख सकते थे, एटम्स नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते, हाँ बहुत छोटा होता है तो क्यों नहीं देख सकते, बट हाँ ओके, ना ना ना, चलो चीजें कैसे दिखती है मैं बताता हूँ, ध्यान दो। मैं लेट अस से कि तुम लोग कोई चीज देख रहे हो, एक लीफ देख रहे हो, ठीक है, तो इसके ऊपर जब लाइट गिरती है ना, लाइट कौन सी गिरती है, व्हाइट लाइट, ठीक है, ये बाकी सारी लाइट्स एब्जॉर्ब करता है एंड ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ये बचपन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा शायद से, एंड ग्रीन कलर ये रिलीज करता है। देखो व्हाइट लाइट में विबग्योर पूरा का पूरा रहता है, ये पढ़ा है तुम लोगों ने, विबग्योर के सारे के सारे कलर्स ये एब्जॉर्ब करता है एंड ग्रीन कलर रिलीज करता है, समझ पा रहे हो, पक्का, ओके। तो चीज कब दिखती है, हाँ जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाए, समझ में आ रहा है। अब एटम जो है ना, बताओ हाइड्रोजन एटम की रेडियस कितनी रहती है, नहीं वो एनर्जी है, अरे रे रे रे, हाइड्रोजन एटम की रेडियस रहती है 0.529 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.0529 नैनोमीटर, समझ में आ रहा है। एंड अपने को जो कलर्स दिखते हैं विजिबल लाइट, उसकी वेवलेंथ कितनी रहती है 400 नैनोमीटर,
अरे 400 नैनोमीटर समझ में आता है। 0.05 एंड 400 कौन बड़ा है? 400 बड़ा है। तो जब लाइट जाती है ना तो ऐसे जाती है, जो अपने को लाइट दिखती है। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत दिमाग में घुस पा रहा है पक्का? तो ये लाइट ऐसे इसको ऐसे पास करके चली गई, इसके साथ इंटरेक्ट कर पाई क्या? ये कुछ एब्जॉर्ब किया क्या? तो एब्जॉर्ब ही नहीं किया तो कुछ रिफ्लेक्ट कर पाएगा क्या? तो साला अपने को दिखेगा क्या? क्यों नहीं दिख रहा है? समझ में आ रहा है? फिर उन्होंने बोला हाँ नहीं दिखता एटम माइक्रोस्कोप कुछ भी। तुम लोगों ने सेल्स देखे रहेंगे वे, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर, वो अलग रहता है, इधर नीट मत घुसेड़ो। सुनो हाँ ये समझा? तो माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन एटम नहीं दिखता, ठीक है? हाँ तो वही पढ़ा रहा हूँ, अपना शांति रखना। अब स्पॉइलर मत दे यहाँ पे। तो फिर उन्होंने बोला बट अभी इसके बाद मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत छोटी रहती है। तो उन्होंने बोला एटम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन फेंक के मारो, ऐसे छोटे वेवलेंथ वाले हैं, वो साला रिफ्लेक्ट करेगा एंड कुछ तो दिखेगा। समझ में आ रहा है? ये मैं बहुत क्रूड लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एक्चुअल में ये जो है वो प्रॉपर फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, बट ये बहुत क्रूड लैंग्वेज में। एंड वो जब रिफ्लेक्ट होगा तो कुछ तो दिखेगा, अगर दिखा तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा नेचर है? समझ में आ रहा है? एंड इसके ऊपर मतलब इलेक्ट्रॉन है ना ये, इसके ऊपर बनता है, आप बोल बे क्या ये? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज के जमाने का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही रहता है ना, सुना होगा ना, एटम्स को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? मैंने यूज किया, मैं तुम लोगों को फोटोज दिखाता हूँ, चलो टाइम पास करेंगे, रुको। तो हाँ तो बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाद में लोगों ने ट्राई किया, मतलब उस टाइम पे जब डी ब्रॉगली ने बताया था उस टाइम पे अपने पास उतनी टेक्नोलॉजी थी क्या? नहीं। बाद में कुछ फोकट लोग आए, उन्होंने ट्राई किया तो बन गया, तो मजा आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये लिख दो, मतलब लिख दो नहीं, ये लिख दो, ठीक है? तो डी ब्रॉगली की थियरी करेक्ट है कि रॉन्ग है? अभी इतना बताया ना बे, करेक्ट है, ठीक है? करेक्ट क्यों है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क करता है, एटम्स दिखते हैं, ठीक है? आओ टाइम पास करेंगे। अरे हाँ इसमें ओपन, बट इसमें कैसे ओपन करूं? ईमेल करना पड़ेगा। ये देखो, ये मेरे पीएचडी का रिसर्च पेपर है, इसमें तुम लोगों को सिर्फ ये दिखाना है, टेम दिखाना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये एक्साइड रहता है, ये तुम लोगों को अगले साल पढ़ाया जाएगा क्या, मतलब इतना नहीं बट स्टिल। ये देखो, ये मेरे कंपाउंड थे, ये नॉर्मल, हाँ ये नॉर्मल मतलब सिंपल वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। हाँ थैंक यू। हाँ अब नहीं दिख रहा होगा इतना अच्छे से क्योंकि वो उतना ही जूम हो रहा है, बट ये छोटे छोटे ऐसे लाइन दिख रहे हैं नीडल जैसे। हाँ ये मैंगनीज ऑक्साइड है, मैंने बनाया हुआ था मतलब। एंड ये बीच में ऐसे ग्लोबुल दिख रहे हैं, ये कोबाल्ट ऑक्साइड है वैसा, ठीक है? ये एक एक डॉट दिख रहा है, ये एटम्स है। ये इतना वाव नहीं दिख रहा है बिकॉज ये इसका रिजोल्यूशन कम है। अब इसके बाद एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रहती है, वो बताता हूँ टाइम पास। ये देखो, हाँ इसमें एटम्स दिख रहे हैं तुम लोगों को। अरे चमन ये देखो ये देखो ना, ये ऐसे क्रिस्टल दिख रहा है, ये एक एक क्रिस्टल है छोटा छोटा। समझ में आ रहा है? प्रॉपर नहीं, हाँ एटम्स यहाँ पे है। ये देखो, ये दिख रहे लाइंस, ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की लाइन रहती है। मेरे एटम्स सारे ऐसे अरेंज थे। एंड ये आड़ा टेढ़ा दिख रहा है, ये कोबाल्ट ऑक्साइड है घुसा हुआ बीच में। एंड ये मैंगनीज ऑक्साइड के क्रिस्टल्स है। एंड एक एक सिंगल एटम्स जो है ना वो यहाँ पे दिखते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे इसको तुम लोग नजदीक आके देखोगे तो समझेगा, बट एक एक डॉट जो है ना यहाँ पे, इधर तो डॉट दिख रहा होगा ना भाई, और जूम होता है क्या? नहीं होता। अच्छा हाँ, ये देखो इधर ये ऐसे छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, वो एक एक सिंगल एटम्स है। एंड ये मैंने कम रिजोल्यूशन वाला मतलब थोड़ा जूम आउट फोटो डाला है बिकॉज बहुत अंदर घुसने के बाद तो एक एक एटम कुछ समझ में नहीं आता ना कैसे अरेंज्ड है वैसा। तो ये ओरिजिनल इमेज में कोबाल्ट कहाँ पे, वो इतने एरिया में कोबाल्ट है। एंड ये दिख रहे हैं क्रिस्टल सीधे वाले, मैंने बोला मैंगनीज वाले हैं, तो ये इधर वाले एरिया में बराबर ये सीधे वाले जो है ना ये मैंगनीज के क्रिस्टल्स। वैसे ये हम लोगों को दिखता है, ये किसकी वजह से दिख रहा है? तो ये डी ब्रॉगली की वजह से दिखता है। उसने ये बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर दिखा सकता है, तो इंटरेक्ट करके ऐसे बता सकते हैं वैसा। समझ में आ रहा है? ये सब तुम लोगों को कुछ काम का नहीं है वैसे, ठीक है? ये मेरा रिसर्च पेपर है साला, बहुत काम किया है मैंने, पता है क्या तुम लोगों को? क्या क्यों किया? मतलब पीएचडी कर रहा हूँ मैं। लिखो भाई, हो गया ये लिख के आगे। अब इसके बाद दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड एज लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन, बताओ मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है?
मोमेंटम तो h बाय p, ठीक है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p या फिर लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय mv, ये हमारा डी ब्रॉगली का फॉर्मूला है, लिख दो। क्वेश्चन मोमेंटम p मतलब, तो क्वेश्चन इज फाइंड वेवलेंथ ऑफ an electron traveling at 10% of speed of light. Given that h is equal to 6.6 into 10 raised to minus 34 joule second and mass of electron is 9 into 10 raised to minus 31 kg. करो भाई, ये सब डेटा एग्जाम में दिया हुआ रहता है, h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ लाइट कोई देगा नहीं, स्पीड ऑफ लाइट हम लोगों को पहले से पता रहना चाहिए। ए देखो भाई, हाउ टू फाइंड 10% ऑफ 3 into 10 raised to 8, वेलोसिटी c का 10% मतलब 10 अपॉन 100 करने का बे। स्पीड ऑफ लाइट रहती है 3 into 10 raised to 8, इसका 10% मतलब इंटू 10 अपॉन 100, ये कट नीचे अपॉन 10 है जो ऊपर जाके 10 रेस टू माइनस 1 बनेगा, 10 रेस टू 8 इंटू 10 रेस टू माइनस 1 10 रेस टू 7, तो आंसर आएगा 3 इंटू 10 रेस टू, वापस बड़े नंबर मल्टीप्लाई कर दिए यार। 27 का टेबल आता है क्या? बचपन से आज तक कैलसी यूज किया है। हाँ तो वही तो ना, तो 27 का टेबल नहीं आता तो 27 से मत डिवाइड करो। हाँ वो बाहर निकला तोड़ दूंगा मैं साले। अब हाँ इसके बाद 3 से डिवाइड किया ना, हाँ अब 9 से डिवाइड करो, 2.2 को 9 से डिवाइड करो। अब जिन लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड वेवलेंथ ऑफ अ कार of 1 ton mass, 1 ton mass traveling at 180 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो जिन लोगों का ये सॉल्व नहीं हो रहा है यहां पे देखो अभी, हाँ 1 टन मतलब 1000 kg, 1000 kg, हाँ 1 टन मतलब 1000 kg, ठीक है। अब जिन लोगों का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय mv, 6.6 into 10 raised to minus 34 upon mass is 9 into 10 raised to minus 31 into 3 into 10 raised to 7। ए वेलोसिटी समझ में आ रही है? 3 into 10 to 7, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0.2 जा 6, समझे। अब तुम लोगों को 2.2 को 9 से डिवाइड करना है। तुम लोगों को डिवीजन आता है ऐसे करने, ओरली करने आता है सबको ओरली। अब देखो मैं बताता हूं, 2.2 को 9 से डिवाइड करना है एंड 10 रेस टू माइनस 34, 10 रेस टू माइनस 31 ऊपर गया प्लस 31 बना, 10 रेस टू 7 ऊपर गया 10 रेस टू माइनस 7 बना, ठीक है। अब 9 हाउ मेनी इज दैट 2 आता ही नहीं है ना, तो 0 पॉइंट लिखते ही वो 2 का 22 हो गया, आगे वाला 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 9 हाउ मेनी इज दैट 22, 2 जा 18, 22 में से 8 माइनस किया कितना बचेगा? 4 बचेगा 40, तो 40 मतलब 4 बचा जो कि 40 में कन्वर्ट हो गया। 9 हाउ मेनी इज 40, 4 जा 36, वापस 4 बचा, तो वापस रिकरिंग में 4 4 4 आते रहेगा। ये ओरली समझ में आता है सबको? इनटू 10 रेस टू माइनस 34 इंटू 10 रेस टू माइनस 7, 10 रेस टू माइनस 41, माइनस 41 प्लस 31, ये समझे। तो ये एंगस्ट्रॉम में देखो कितना छोटा आ रहा है। अपने हाइड्रोजन के एटम की साइज आती है 0.529 एंड ये इससे छोटा है ना भाई एंगस्ट्रॉम में, तो हाइड्रोजन के एटम का इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन हो सकता है, समझे। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दिख सकता है, मतलब दिखता नहीं है एक्चुअली उसकी भी रीजन से, बट ठीक है, समझे। आगे बढ़े, हाँ लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय mv,
where h is 6.6 into 10 raised to minus 34 upon 10,000 which is 10 raised to 3 into velocity is 180. ठीक है, 10 raised to 3 ऊपर जाएगा, -3 बनेगा, -3 बना तो 10 raised to minus 37, तो 6.6 into 10 raised to minus 34 into 10 raised to minus 3 and 18 can be written as 18, sorry 180 can be written as 18 into 10 raised to 1. चलेगा, 18 का टेबल आता होगा. फिर बाद में देखो भाई 6 से ये एग्जैक्ट डिवीजन हो रहा है. 6 1.1 जा एंड 6 3 जा, तो ये आ रहा है 1.1 अपॉन 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 1. समझे? फिर बाद में 3 से 1.1 को डिवाइड करो. ये कैलकुलेशन कैसे करने समझ में आ रहा है? तुम लोग किधर से तो शुरुआत करो. तुम लोग जब तक ये खुद से सॉल्व करने की ट्राई भी नहीं करोगे तो होगा ही नहीं है हैबिट. ठीक है, वैसे नीट के क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो बहुत ईजी आता है. जे मेंस की इससे डिफिकल्ट आता है. हम लोग बीच में किधर तो कर रहे हैं क्वेश्चंस की लेवल. ठीक है, तो इसलिए तो आज तो जल्दी भी नहीं छोड़ पाऊंगा और कुछ भी नहीं. लिखो बैक डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस में नेक्स्ट डीबीडब्ल्यू डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ in terms of काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये डेरिवेशन तुम लोगों ने पहले भी की होगी, जस्ट अभी याद नहीं होगा. ध्यान दो. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी. एंड लैम्बडा का फॉर्मूला क्या आता है? h by mv. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? ओके, ध्यान दो. मैं ये mv स्क्वायर को मुझे mv में कन्वर्ट करना है. समझ में आ रहा है? या फिर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना है. ये फॉर्मूला बहुत लोगों को याद भी होगा शायद से. पहले 2 को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ द साइड्स बाय मास m से. ठीक है, तो क्या हो रहा है? 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू v स्क्वायर. समझे? तो mv इज इक्वल टू टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. ये पढ़ा था क्या तुम लोगों ने ना? मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी. ये स्कूल में पढ़ा होगा, होता है ये. आईबी में नहीं होता? आईजी में नहीं था मतलब. हाँ सॉरी, आईबी तो 11th के बाद होता है, मतलब 11th में होता है. आईजी में नहीं था. ओके, आईसीएसई वालों को था ना? ठीक है, अब आईबी वाले समझ में आ गया ये. बट पक्का? हाँ भाई, आईजी वो आदत पड़ गया. तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का, फिर m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी. तो mv इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन लैम्ब्डास फॉर्मूला, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी. कोई भी दिक्कत? क्वेश्चन ये जेई में आया हुआ है. क्वेश्चन 23 में आया था, 2023 में. क्वेश्चन इज फाइंड डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ. ये ऐसे ही पूछते हैं, मतलब पूरा डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन having 4.5 into 10 raised to minus 29 joules kinetic energy, given that h is equal to 6.6 into 10 raised to minus 34 joule second and mass of electron is 9 into 10 raised to minus 31 kg. ठीक है, ये 2023 जेई का क्वेश्चन है. चाहिए तो बाजू में लिख के रखना, जेई 2023. ठीक है, क्या डाउट क्या है वो तो बताओ. तुम भी कौन से बोर्ड के थे? अच्छा, तो ये किया है नहीं? ओके, अब देखो लैम्बडा इज इक्वल टू 6.6 into 10 raised to minus 34 अपॉन अंडर रूट ऑफ
2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁻29, ठीक है। अब देखो भाई 2 इंटू 4.5 होता है 9, 9 इंटू 9 81, या फिर 9 इंटू 9 का रूट लेंगे तो 9 बाहर आ जाता है, इतना तो पता होगा, ठीक है। ऊपर क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, नीचे आ रहा है 9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻60, ठीक है। 9 इंटू 9 रूट के बाहर आता है तो सिर्फ 9 आएगा, ठीक है। एंड पावर का रूट जब बाहर आता है तो उसके पावर को 2 से डिवाइड कर देने का, तो ये 9 इंटू 10⁻⁻60 को 2 से डिवाइड कर दिया 10⁻⁻30। ये समझे, पावर को रूट से बाहर आने लेके आते वक्त 2 से डिवाइड करते हैं। क्यूब रूट रहेगा तो 3 से डिवाइड करने का, ठीक है। ओके, बाकी डिवीजन आ जाएगा। 9 का टेबल सबको आता होगा। 9 हाउ मेनी जा 6 0 जा, पॉइंट लिखा 66 हो गया। 9 हाउ मेनी जा 66, 7 जा, 3 बच गया तो 30 मतलब 3 जा, एंड 3 रिकरिंग में आ रहा है इंटू 10⁻⁴। वेरी नाइस, ठीक है। धीरे धीरे कैलकुलेशन अच्छे होते जाएंगे। हाँ तुम बताओ लैम्बडा का यूनिट क्या होता है? मीटर, ठीक है, समझे। नेक्स्ट लैम्बडा डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ of a charged particle accelerated by potential difference v। याद है ये हम लोगों ने पहले से किया हुआ है। हाँ, जो लोग नए हैं उन लोगों ने नहीं किया होगा, बट जो लोग पहले से है तो बताओ भाई, सेकंड या थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने किया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v। हाँ, बाकी लोग फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस v, बताओ। हाँ क्या? अरे तुम लोगों को फॉर्मूलास लिख के लाने बोले थे, कितने लोगों ने लिखा है? वो नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस v, q इंटू v, ठीक है। तो कुछ नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, तो h लैम्बडा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, and kinetic energy of charged particle is q into v, समझे। बस वो वैल्यूज वहां पे ऊपर पुट कर दो तो क्या मिलेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m qv। फॉर्मूला समझ पा रहे हो? ध्यान दो यहां पे। अब इसके लिए ट्रिक है एक, ठीक है। ट्रिक इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास अपने को पता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। तो अब वो सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद एक सिंपल फॉर्मूला आता है लैम्बडा। देखो यहाँ पे बहुत सारे फिर कांस्टेंट हो जाएंगे। h कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। सब कुछ वैल्यूज पुट करने के बाद सिर्फ v बचता है। तो ये फॉर्मूला बनता है अंडर रूट ऑफ 150 बाई v, एंड इसका यूनिट आता है इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख दो। अब ब्रेक, मेरा टॉपिक ही खत्म नहीं हो रहा है यार। ब्रेक आज नहीं यार, कुछ नहीं कर सकता मैं। क्वेश्चन, फाइंड डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन accelerated by a potential difference of 1.5 volt, ठीक है। करो ये।
हेडिंग लिखेंगे जिसके वजह से बोर्स थियरी गलत प्रूव हुई, ठीक है। हेडिंग लिखो वेवलेंथ, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट ऑफ एटम, ठीक है। अब ध्यान देंगे, देखो भाई बोर्स ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन कहां पे घूमता है, हाँ शेल या फिर ऑर्बिट में, एंड सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट के अंदर ही घूम सकता है। थोड़ा भी अंदर है फिर थोड़ा भी बाहर हो गया तो खत्म, बराबर ना। मतलब अर्थ अगर ऑर्बिट से थोड़ा बाहर चलेगी किसी दिन तो चलेगा क्या, नहीं, एक तो बाहर उड़ जाएगी या फिर सन के अंदर घुस जाएगी, समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के थोड़ा सा बाहर निकल गया तो ऐसे बाहर निकल जाएगा, थोड़ा अंदर चला गया तो अंदर घुस जाएगा, समझ में आ रहा है। वो कुछ कर ही नहीं सकता। बट डी ब्रॉगली ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन विच फॉर्म, वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म में तो ये ऐसे ट्रेवल करेगा ना भाई, तो ये ऑर्बिट के अंदर बाहर जा सकता है कि नहीं जा सकता, जा सकता है। यहाँ पे बोर्स थ्योरी टूट जाती है, खराब हो जाती है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ बोर्स थ्योरी इज व्हाट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। बराबर क्यों नहीं कर पा रहे, समझ में आ रहा है, बिकॉज बोर्स ने बोला था वो सिर्फ ऑर्बिट के ऊपर घूमना चाहिए, बट एक्चुअली घूम पा रहा है क्या, नहीं, वो अंदर बाहर किधर भी कर सकता है, समझ में आया, ओके। एंड फिर बाद में इसका मतलब इसकी वेवलेंथ निकालनी है, वही डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, ठीक है। इसके लिए हम लोग बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट यूज करेंगे जो क्वांटम को रिलेट करता है, एंगुलर मोमेंटम एमवीआर इज इक्वल टू NH/2π, ये समझे। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, लैम्बडा इज इक्वल टू, बताओ, लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, बराबर। करो इस फॉर्मूला को रीअरेंज करो h/mv के टर्म्स में, तो h/mv इज इक्वल टू, करो बे, ओरली हो जाएगा, h/mv इज इक्वल टू 2πr/n, दिख रहा है क्या, देखो 2πr, mv को नीचे लाया और n को यहां पे लाया, कोई दिक्कत, समझा क्या। mv को h से डिवाइड किया, 2π और n को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ठीक है। तो h/mv इज इक्वल टू 2πr/n। व्हाट इज h/mv, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2πr/n, समझे। 2πr किसका फॉर्मूला रहता है, 2πr सरकमफरेंस, तो सरकमफरेंस अपॉन n, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत, पक्का। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा समझते हैं, फिर बाद में थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला समझो भाई, अगर फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1, तो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाँ मतलब सिर्फ 2πr, अभी थोड़ा शॉर्ट में। तो पूरे सरकमफरेंस में एक वेवलेंथ है, समझ में आ रहा है। एक वेवलेंथ कितनी बड़ी रहती है बाय द वे, इतनी बड़ी। इसे अगर मैं सर्कुलर पैटर्न में बनाऊं तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, मैं इसको अगर ऐसे गोल घुमा दूं तो ये ऐसे कुछ दिखेगा। एक वेव क्रेस्ट ट्रफ सर्कल में बना लिया, तो एक्चुअली में ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन की वेव आती है क्या, नहीं आती। एक्चुअली कैसे आती है इसके बाद हाइजेनबर्ग में देख लेंगे, बट अभी के लिए मान लो कि ऐसे ही दिखती है, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 2, लैम्बडा इज इक्वल टू, हाँ 2πr/2, बराबर। मतलब सरकमफरेंस का हाफ, ऊपर 2πr मतलब सरकमफरेंस है, तो सरकमफरेंस का कितना होगा, हाफ। तो एक वेवलेंथ हाफ में रहेगी, सरकमफरेंस के हाफ में, मतलब देखो भाई एक वेव दिख पा रही है, अभी तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक वेव क्रेस्ट ट्रफ्ट, एंड दूसरा 1 एंड 2, समझे। तो इसका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन सेकेंड ऑर्बिट हाउ मेनी वेव्स आर पॉसिबल, कितने पॉसिबल है, 2 दिख रहे हैं, 1 एंड 2। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू बाई 3, मतलब सरकमफरेंस के 1/3 में एक वेव है,
सरकमफरेंस का 1/3 एक वेव, फिर बाद में 2/3 दूसरी वेव, एंड लास्ट 1/3 तीसरी वेव। हाँ फिजिट स्पिनर बराबर, ठीक है। बढ़िया दिख रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ओके बना लो, फिर क्वेश्चन करेंगे इसका। नहीं वो टाइम पास है। एमसीक्यूज कब सॉल्व करोगे? हो गया, चैप्टर खत्म होने आ गया, अभी एमसीक्यूज का होमवर्क। चलो देखो, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर में कहाँ पे जाना है वापस? जेई सेक्शन में एटॉमिक स्ट्रक्चर, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। बाद में बोलना मत कि मुझे समझा नहीं था, मेरा ध्यान नहीं था, कुछ भी। लिख के रखो, जेई एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। किसमें है? टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में, टॉपिक वाइज में ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 तो जो नहीं करने वो लिख के रखो। 5 6 6 8 9 11 नहीं करना है, 12 13 14 15 16 18 19 20 नहीं कर रहे हैं, होता है कुछ नहीं, चलता है। 21 22 23 24 25 चुप है, 26 27 28 29 30 नहीं करना है, 30 नहीं करना है, होता है 32 नहीं करना है, रुको 32 नहीं, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ज्यादा नहीं है, 60 एक ही है, मतलब 60 में से जितने होंगे उतने कर लेंगे। रुको बैक्स, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 नहीं करना है, ठीक है। 49 हाँ 50 नहीं करना है, 50 बाकी तब तक के नंबर सारे करने हैं। 52 53 ये देखो, ये सेम क्वेश्चन है, कार मास 1000 वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। नहीं वो करना ही है, बट फिर भी नंबर डिफरेंट है ना। 53 54 55 56 58 नहीं करना है, 56 के बाद 57 58 नहीं करना है, सॉरी। 59 60 खत्म, बस, ठीक है। हाँ, अभी हम लोगों को जो क्वेश्चन करना था वो करते हैं ना भाई, होमवर्क दे दिया मैंने, एक क्वेश्चन। चलो यहां पे क्वेश्चन नंबर 9। अब ये अभी पहले वाले बैच में किया था, हाँ तेरा क्या चालू क्या रहता है मतलब, बट स्टिल अभी ब्रेक दिया था ना, तब जाना चाहिए था, जाओ जाके हो, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी छोड़ो, जाने दो। अब हाँ वो कर सकते हो, ये चलो। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसका आंसर पहले से मार्क्ड है, चलता है, कुछ नहीं। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, इफ ए नॉट डिनोट्स बोर्स रेडियस। ए नॉट हम लोगों ने कभी लिखा है क्या? नहीं, ओके। लिखो भाई, देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या रहता है? 0.529 इंटू n² बाई z। बातें बंद यहाँ पे, यहाँ पे
देखो ये जो 0.529 है ना, इसे बोलते हैं बोर्स रेडियस ए नॉट, बस उतना ही है और कुछ नहीं, समझे? तो रेडियस इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला और एक हो सकता है ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या पूछा है, कौन से ऑर्बिट की वेवलेंथ पूछी है? हाइड्रोजन में कौन से ऑर्बिट की? सेकेंड ऑर्बिट। तो पहले सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस निकालो, फिर बाद में हमारा लैम्बडा का फॉर्मूला विच इज लैम्बडा इज इक्वल टू 2πr बाय एन। एन तो एज इट इज वैसे ही है, दिख रहा है, तो एन को चेंज नहीं करना है, सिर्फ रेडियस निकालो, उसको 2π से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। करो बे, रेडियस इन सेकेंड ऑर्बिट निकालो, आता है ना निकालने, कितना आएगा? ए तुम लोगों के दिमाग में कुछ घुस रहा है? इधर तक फॉलो हुआ? अब तुम लोग सेकेंड ऑर्बिट, वो क्वेश्चन रीड किया? क्या पूछा है क्वेश्चन में? वेवलेंथ, हाइड्रोजन एटम छोड़ना बे, हाइड्रोजन एटम ही है वो, ठीक है पता चल गया। वेवलेंथ इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, समझ में आ रहा है? तो वेवलेंथ इन सेकेंड ऑर्बिट निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला रहता है लैम्बडा इज इक्वल टू 2πr अपॉन एन। तो पहले अपने को रेडियस इन सेकेंड ऑर्बिट निकालना पड़ेगा। रेडियस का ये फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा? ए नॉट इंटू 4 अपॉन एटॉमिक नंबर, तो रेडियस कितना आएगा? 4a नॉट। ये 4a नॉट यहां पे पुट कर दो, 2π इंटू 4a नॉट अपॉन एन, कितना आएगा? ये समझे? सिर्फ दो फॉर्मूलाज मिक्स किए हैं। ओके नेक्स्ट। हाँ तो और 7 मिनट बाकी है, 7। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले, अच्छा हाँ वो स्क्रीनशॉट था ना, यस यस ओके ठीक है, 3 मिनट में करता है। अरे इधर एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन था, मुझे याद है, 50s में कुछ तो था, चलता है कुछ नहीं, 50s में कुछ तो था, रुको यहाँ पे, हाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1000 if the radius of first orbit is this much। हाँ ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, if the radius of first orbit is a naught then d Broglie's wavelength is, समझ में आ रहा है? फॉर्मूला क्या रहता है? 2πr अपॉन n। अब n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ए तुम लोगों को n क्या पता है ना? हाँ अच्छा थर्ड ऑर्बिट ही पूछा है, सॉरी सॉरी, मुझे लगा फर्स्ट ऑर्बिट का ही है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, तो 2πr अपॉन 3। तो तुम लोगों को थर्ड ऑर्बिट में पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी, समझे? एंड रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट की ए नॉट, मतलब वही अपना फॉर्मूला ए नॉट इंटू, करो चलो जल्दी। हाँ नहीं गलत है, तुमने आंसर करेक्ट दिया है गैस। हाँ करेक्ट है, हाँ हाँ करेक्ट है, ओके हाँ हाँ करेक्ट। ए बाकी लोग सॉल्व करो बे। तुमने ओरली कैसे निकाला? अरे पागल औरत, तुमने भी वही किया है? ओ भाई तुक्के से आंसर करेक्ट आया मतलब तुम लोगों का। हाँ क्या क्या किया बताओ? हाँ वही मैम, नहीं इसलिए तो मैंने बराबर बोला नहीं। अरे भाई यार तुम लोग क्या कर रहे हो बे? हाँ कैसे निकाला? ए रुको, हाँ मैं भी एकदम शॉक्ड हो गया कि इतने फास्ट एकदम कैलकुलेशन कैसे हो गए। चमार दूंगा ना भाई। अब ए देखो लैम्बडा का फॉर्मूला रहता है 2πr अपॉन n। यहां पे n अपना थर्ड है, थर्ड शेल, एंड तुम लोगों को रेडियस इन थर्ड शेल निकालना पड़ेगा विच इज a नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, a नॉट इंटू 3 का स्क्वायर विच इज 9 अपॉन 1 विच इज 9 a नॉट। 9 a नॉट यहां पे पुट करोगे तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2π
9a0 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 इंटू 3। अच्छा मैंने वैसे बोला 2 into 3। अरे वो बाई फ्लू का है ना बट बेटा, वो थोड़ी ना करेक्ट था तुम्हारा आंसर। ये समझे? सो आंसर इज 6a0 विच इज करेक्ट। बट तुम्हारा 2 इंटू 3 वैसे नहीं 2 इंटू 3 आता ना, बट ये ऐसे आ रहा है। ये समझे? जो भी क्वेश्चंस है वो तुम लोगों को घर पे अगर ट्राई करने, सबको ट्राई मतलब क्वेश्चन के आंसर आने ही चाहिए। सुनो बैच, नेक्स्ट लेक्चर मैं रैंडम क्वेश्चन, तुम लोगों ने अगर सिर्फ सोल्यूशन छाप के आ गए तो मैं रैंडम क्वेश्चन ओपन करूंगा और बोर्ड पे आके सॉल्व करने लगाऊंगा। नहीं आया तो वही सेम होमवर्क 10 बार, ठीक है? तो तुम लोग सोल्यूशन देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नीचे सोल्यूशन रहता है ना, बट सोल्यूशन में क्या हो रहा है वो पता रहना चाहिए। बोलो, पहले जो होमवर्क दिया है फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन वाला, वो एक क्वेश्चन, एंड उसके बाद ये कुछ एक 30-40 कितने 50 क्वेश्चन। हाँ, ये 50 एमसीक्यूज। इन 50 एमसीक्यूज के तुम लोगों ने अगर सिर्फ सोल्यूशन देख के आ गए, मतलब इधर देखो भैया इजी रहता है ऐसे चेक करने का, करेक्ट आया एंड ये लिख के आ जाने का, इतना अगर लिखा होगा सिर्फ, तो मैं कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन उठाऊंगा और तुम लोगों को बोर्ड पे सॉल्व करने लगाऊंगा। अगर तुम लोगों को नहीं आया तो 10 बार लिख के आने का, समझे? ओके चलो।